सम्माननीय प्रबुद्ध साथियों, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूंगा, क्योंकि सभी लोग आप जो यहाँ बैठे हुए हैं वो एक सुलझी हुई सोच के साथ बैठे हुए हैं और प्रबुद्ध हैं, तो उनको मैं क्या शिक्षा दूंगा। इस जमाने में जबकि कम्युनिस्ट आंदोलन का बिखराव नजर आ रहा है, उस समय भी आप लोग मंडी में इतनी संख्या में हाजिर हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। Ashes of the poor and rich shall have equal flow on the hill, holy Ganges, but only after death, not before. ये शब्द मैंने नहीं कहे थे, ये शब्द आज से 50 वर्ष पहले पटना में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री एस डांगे ने कहे थे, और वो विचार मेरे मन मस्तिष्क में आज भी ताज़ा है। और डांगे साहब ने उस वक्त एक बात कही थी कि हमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राजनीति करनी है। उस बात को लेकर के बड़ा भारी उनके ऊपर दबाव डाला गया और शायद वो पार्टी से निकाल भी दिए गए कि ये बात गलत कर रहे थे। उसके कुछ समय के बाद जब वो डांगे जी की बात किसने माना नहीं, तो कुछ समय के बाद नबुल्ली पाल जी ने भी एक बात कही कि अब हिंदुस्तान में गठबंधन की राजनीति चलेगी। उनकी बात कोई नहीं माना किसी, लेकिन बाद में गठबंधन भी बने, बाद में संघ भी बने, बाद में महाजोत बने, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस उस वक्त निशाने पर थी, तो उसकी अगुवाई में भी आज के ज़माने में इंडिया नाम का एक गठबंधन बना हुआ है, लेकिन वो लूजी पूंजी सा और ढीला ढाला गठबंधन है, क्योंकि उन दृष्टाओं के मुताबिक जिन्होंने उस वक्त 50 साल पहले बात की थी कि आज के संदर्भ में क्या राजनीति होनी चाहिए, और दोनों नेताओं ने की बात, लेकिन बात मानी नहीं। आज मैं समझता हूं कि हमारा जो मुल्क का भाग्य विधाता है वो मध्यम वर्ग, और मध्यम वर्ग अपने आप को अमीरों की श्रेणी में गिनता है, जबकि अमीरों है नहीं। और किसान और मजदूर से दूरी बनाए रखता है, वो उसके साथ हाथ नहीं मिलाता। इस मुल्क के मैक्सिमम जो वोटर है वो मध्यम वर्ग से आता है, और वही धार्मिक अनुष्ठान करता है। उन धार्मिक अनुष्ठानों के साथ वो चाहता है कि हे देवी, हे भगवान, हे देवी, हे देवता, हे मैं अमीर हो जाऊं, ये सब उसकी इच्छा है, और उसी के लिए वो हर तरह के हथकंडे अपनाता है। वो बेईमानी भी करता है, जो भी करता है, लेकिन
वोट की राजनीति में ज़्यादा दखल उसका मध्य बनता है। आज मैं पिछले कुछ साल पहले इलेक्शन ऑफिस में बैठ करके कुछ वो देखा था कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो मुझे जानकर हैरानी हुई कि हिंदुस्तान में 35 के करीब कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। CPI है, CPM है, मेरे कुछ साल पहले की बात है, माफ करना आपने ठीक कर दी बात कर दी। इतनी कम्युनिस्ट पार्टी और देश का जो नीति निर्धारण की संस्था है, उस संसद है और विधानसभा है। तो जब तक विधानसभाओं में या पार्लियामेंट में शिरकत नहीं होगी तो चिल्लाने का फायदा कोई नहीं होगा, सड़कों में चिल्लाने का फायदा कोई नहीं होगा। जब एक ही चुनाव क्षेत्र में जाति हथौड़ा और जाति चिल्ला चुनाव लड़ते हैं, तो जो प्रबुद्ध वर्ग है या जो वोट करने वाला गरीब मजदूर या किसान आदमी है, वो किसे वोट देगा? वो कहता है यार ये भी लड़ रहे हैं आपस में, तो हम उसी को देते हैं जिसने जीतना हो। ऐसे कुछ अच्छा। और ये चुनाव की प्रक्रिया, उसमें भी कोई संशोधन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जब तक पैसे का जो चलन है उसको नहीं रोका जाता, तब तक कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता। इतना भारी भरकम कैसा लगता है चुनाव में, क्योंकि आम कांग्रेस कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, हिम्मत नहीं है लड़ने की, हिम्मत नहीं लड़ने की। तो ये बड़ी चुनौती है। तो इस चुनौती को मद्देनजर रखते हुए मैं तो ये कहूंगा कि तमाम कम्युनिस्ट पार्टियों को एक मंच पर इकट्ठा होना चाहिए कम से कम। अगर वो विलय नहीं जाते करते, विलय ना करें, लेकिन सभी कम्युनिस्ट पार्टी इकट्ठी हो जाएं, तो एक बड़ी भारी फोर्स बनती है। और इतनी बड़ी फोर्स अगर होगी तो असेंबलियों में और विधान पार्लियामेंट में शिरकत होगी। उस शिरकत की वजह के द्वारा हम लोग जो काम हम नहीं कर सके कर सकते हैं। हमने विधानसभा में जाकर के जो काम हमसे नहीं हो सके या जो हमने किए, उसके प्रति हम शुक्रगुजार हैं लोगों के। ये भूमि, ये मर्जी एरिया था हमारा, जो हिमाचल से पंजाब